हेलो एवरीवन। आज हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है सामान्य परिचय। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है सामान्य परिचय का। राज्यों, भारत के राज्यों की संख्या तो 28 है और केंद्र शासित 8 है। और फिर हम बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। 17% जनसंख्या पूरे मानव जाति की भारत में है। फिर हम बात करें भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में लगभग 6,30,000 से भी ऊपर हो गए। और फिर बात करें हम, ये एक स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है और का भाग अधिकृत है। और दूसरा है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया। और जब बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में 7वें स्थान पे है और भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। और इसके जो जिले हैं, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है उसको हम जैसलमेर कहते हैं, जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश को हम राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ये सिक्किम और राजस्थान से होकर गुजरने वाला अक्षांश है। और फिर बाद में बात करें तो हम नगरों में कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा है? उज्जैन, जो 23 डिग्री 17 क्योंकि ये नगर की बात करें तो उज्जैन एक नगर है। और अब हम बात करें भारत राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जो भारत राज्य कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है? मणिपुर स्थित है। और जब हम बात करें कर्क रेखा के निकटतम कौन है? कोलकाता है। और फिर कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 23 डिग्री 30 उत्तर है। मतलब ये 23.5 डिग्री जो होते हैं उसको लगभग 2 भागों में बांटा गया है। जब हम जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो भोपाल के अंदर दिन की अवधि अधिकतम होगी। और हम देखें तो अब हम बात करें तो भारत मानक समय के अद्योपरंत नहीं गुजरती है, वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश, मतलब करके मानक समय जो याम्योंतर जो वो ना पहले आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। और फिर बाद में हम बात करें तो ये पूछा कितने भारतीय प्रदेशों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से वो गुजरती है, मतलब भारतीय प्रदेशों से गुजरती हैं कर्क रेखा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो ये +5 मतलब 1/2 घंटे +5 वो बोलते हैं ना समथिंग कुछ, तो +5 1/2 घंटे। और जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर का अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उसी स्थान पर अवस्थित याम्योत्तर पर 172 डिग्री 30 पूर्वी होता है। और फिर हम बात करें तो यदि मानक समय याम्योत्तर एक मध्यम है में 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो वो 14.30 समय होगा। और हम बात करें भारत का कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, वो कन्याकुमारी में सब मिलते हैं। और भारत के सिंदूर पश्चिम का बिंदु है, तो सिंदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो ये 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में इसको सिंदूर पश्चिमी बिंदु कहा गया। भारत के सिंदूरी दक्षिणी बिंदु को किसे कहा गया? तो वो इंदिरा पॉइंट पर कहा गया। इंदिरा पॉइंट जो होता है ना वहाँ पे। और फिर भारत का सिंदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट को इसमें कहा गया, वो कहाँ पे है? निकोबार में है, ये बड़ा निकोबार है, वहाँ पे है ये। और मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती हैं, तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं। और हम बात करें तो निम्नलिखित में से राज्यों की सीमा बिहार से स्पर्श नहीं करती हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा तो बिहार से स्पर्श करती हैं, पश्चिम बंगाल भी करती है, झारखंड भी करती है, पर मध्य प्रदेश बिहार से
नहीं कनेक्ट करती है, मतलब सीमा स्पर्श नहीं करती मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। केरल की निकटवर्ती राज्य है, सॉरी राजस्थान है। और अब बात करें केरल के निकटवर्ती राज्य जो कौन सा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों उसके निकट राज्य हैं। केरल के हो गए, केरल के तमिल और आंध्रा। और फिर बात करें जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और फिर बाद में भारत के राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, वो राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। और रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच में है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्वी सीमा का, भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा पे सीमांकन कौन सी रेखा है, उसको हम मैकमोहन बोलते हैं। मैकमोहन, चीन में मतलब मैकमोहन उत्तर पूर्वी में। और अब हम बात करें तो भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से मिलती हैं, तो वो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सीमा मिलती है म्यांमार से। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। फिर बात हम करें तो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा म्यांमार से ही कनेक्ट है। और हम बात करें भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, मेघालय में नहीं मिलती हैं। फिर बात करें भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो वो आरोपित सीमा का। और डूरंड लाइन किसके साथ भारतीय की सीमा निर्धारित करती है, डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा निर्धारित करती है। और राज्य बांग्लादेश की अपनी सीमा नहीं बनाती है, तो मिजोरम के साथ बांग्लादेश नहीं बनाती, बल्कि असम, नागालैंड और मिजोरम, असम, नागालैंड और मेघालय के बाद साथ सॉरी नागालैंड के साथ नहीं बनाती है, बाकी असम, मेघालय और मिजोरम के साथ बनाती है। नागालैंड के साथ बांग्लादेश का कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर बात करें किस देश के भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो वो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा कनेक्टेड है भारत से। और फिर किसके 3 तरफ राष्ट्रीय सीमाएं हैं, त्रिपुरा के राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और भारत के किस प्रदेश में सीमाएं 3 देश से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो वो सिक्किम आता है। सिक्किम एक ऐसा देश है जो नेपाल, भूटान और चीनों से मिलता रहता है। सिक्किम ऊपर रहता है, जो नेपाल से भी मिलता है, भूटान से भी मिलता है और चीन से भी मिलती है, उसकी सीमाएं बनाता है। और मैकमोहन तो चीन और भारत के बीच की रेखा है। और फिर बात करें तो पूर्व और पश्चिम राज्यों की इंगित क्या है, तो सबसे पहले तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। पूर्व से पश्चिम की बात करें वो। और अब हम बात देखें क्वेश्चन, तो प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व से ही व्यवस्थित नगर है, लखनऊ है जो सबसे पुराना है। और अभी हम देखें तो भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक स्वरूप में सबसे पहला है मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र में आता है, मरुस्थल सिंधु क्षेत्र में आता है। और फिर बात करें हम तो केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध क्यों है, भारत की न्यूनतम ऊंचाई के लिए वो प्रसिद्ध है। और फिर बात करें भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र का भारत का सबसे प्राचीन भाग है भौमिकीय दृष्टि से। और फिर हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों की प्रदर्शित करते हैं। और भारत में जो गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहद भंडार निकला है। और फिर बाद में पूछे तो हम उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए गए, वो तराई में पाए गए हैं। और हिमालय की पहाड़ी श्रृंखलाओं की ऊंचाई के साथ निम्न कारणों वनस्पति में परिवर्तन हुआ, तो तापमान में गिरावट हुई है। और फिर दूसरा वर्षा में बदलाव हुआ है। और फिर मिट्टी के अनउपजाऊ होना, ये सब हिमालय की पहाड़ी श्रृंखलाओं की ऊंचाई की साथ साथ वो उसके कारण है जो वनस्पति में परिवर्तन होगा। फिर हम पढ़े तो पटकाई पहाड़ियों का संकलन कौन है, तो पहला तो है नागालैंड, दूसरा मणिपुर, फिर मिजोरम। ये जो होते हैं ना पटकाई पहाड़ियों का संकलन है। और फिर पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। और 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, कौन कौन सी है, एक तो वृहद हिमालय, दूसरा है पीर पंजाल के बीच ही में अपना ये है कश्मीर घाटी है। और फिर बोले पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से है, वन।
पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख मतलब संसाधन ही वनों से हैं। फिर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 50 मीटर है। ग्रेट हिमालय जो है ना उसकी है 8850 मतलब 8850 मीटर है ग्रेट हिमालय की। और फिर हिमालय का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची क्या है? मध्य हिमालय भी बोलते हैं उसे। और फिर हम बात करें न्यूनतम श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय श्रेणी सबसे न्यूनतम श्रेणी में आती है, वरना अरावली, विंध्याचल और पूरी घाट ये सब पुराने में आते हैं, सिर्फ हिमालय एक नया है। और फिर दूसरा देखें हम तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट सह्याद्री कहलाता है। और जब मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक का पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। तो महादेव पहाड़ियाँ भाग कहाँ है? महादेव सतपुड़ा में है। और धूपगढ़ चोटी कहाँ है? वो भी सतपुड़ा रेंज में आती हैं, धूपगढ़ और महादेव पहाड़ियाँ। और फिर हम देखें तो इधर लघु हिमालय स्थित कहाँ है? शिवालय और महान हिमालय के यहाँ पे स्थित है लघु हिमालय। और जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? गहरे खड्डे मिलते हैं, युग घुमाव वाली नदियाँ, मार्ग मिलते हैं, समानांतर पर्वत या श्रेणियाँ मिलती है भूस्खलन के लिए, उत्तरदायी तीव्र ढाल या प्रवणता, ये सारे हिमालय की यात्रा में आते हैं। और कौन सी चट्टान प्रणाली भारत के नवीनतम